Please subscribe the channel and press bell icon for notification. जैसे जैसे बजट पेश होने की तारीख नजदीक आ रही है, लोगों की अपेक्षाएं बजट से काफी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। इस बार अपेक्षाएं कुछ ज्यादा इस वजह से भी हैं क्योंकि वित्त मंत्री ने खुद ऐलान कर दिया है कि इस बार का बजट बाकी बजट से अलग होगा, यानी ऐतिहासिक बजट होगा। ऐसे में टैक्स गुरु के इस खास एपिसोड में हम देश के अलग अलग शहरों से जानेंगे कि टैक्स पेयर्स क्या चाहते हैं बजट से। इसमें हम बातचीत करेंगे। दिल्ली से दीपाली नंदा हमारे साथ जुड़ेंगी, दिल्ली से ही रोहन सिंह जुड़ेंगे जो युवाओं से जानेंगे कि वो टैक्स बजट से क्या उम्मीदें लगा बैठे हैं। साथ ही साथ अहमदाबाद से मनीष देसाई बताएं कि वहां के लोग क्या चाहते हैं इस बार के बजट से। लेकिन सिर्फ उनकी चाहत ही नहीं, इनकी चाहत को पूरा करना कितना संभव है वित्त मंत्री के लिए, ये भी आपको हम बताएंगे। क्योंकि हमारे साथ दो जाने माने टैक्स एक्सपर्ट, हमारे टैक्स गुरु भी हैं। मुकेश पटेल साहब अहमदाबाद से जुड़ेंगे और दिल्ली से शरद कोहली साहब जुड़ेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया है इस टैक्स गुरु के खास एपिसोड में। सबसे पहले चलते हैं दीपाली और जानते हैं दीपाली ने जिन लोगों से बात की है दिल्ली में, वो लोग आखिर क्या चाहते हैं इस बार के बजट से। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चरखा म्यूजियम में, जो कि दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में बना है। ये प्लेस मैंने इसलिए चुनी क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेक इन इंडिया का शेर भी है और गांधी जी का चरखा भी यहाँ पर मौजूद है। और मेरे साथ है यहाँ पर खूबसूरत कामकाजी महिलाएं। इनके कंधे पर दुगनी जिम्मेदारी है, एक तरफ इनको ऑफिस संभालना है तो दूसरी तरफ घर की भी जिम्मेदारी है। तो इस बार के बजट में कामकाजी महिलाएं वित्त मंत्री से क्या चाह रही हैं, सीधा इन्हीं से ही जानेंगे। सबसे पहले आप बताएं कि बजट आने वाला है, क्या उम्मीद कर रही हैं, क्या आपकी एक बड़ी एक्सपेक्टेशन है बजट से? तो मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, लेकिन उसके साथ में एक स्टूडेंट भी हूँ। सो अगर आज की डेट में मैं एजुकेशन लोन लेती हूँ तो उसमें इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी टैक्स डिडक्टेबल होना चाहिए, उसका भी कुछ प्रोविज़न आना चाहिए इस बजट में। ओके मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार वित्त मंत्री से आपकी क्या उम्मीद है? मेरी उम्मीद ये है कि एटीसी में ऑलरेडी इतनी भीड़ भाड़ है, तो जो बच्चों की स्कूल की फीस है वो उसके अंदर ना डाली जाए। आप बताएं कि इस बार के बजट से आप क्या चाहती हैं वित्त मंत्री महिलाओं के लिए, खासतौर पर कामकाजी महिलाओं के लिए क्या कुछ राहत दे? मैं चाहती हूँ मेरे जैसी कामकाजी महिलाओं के लिए प्रॉपर्टी, मकान, घर खरीदने के लिए टैक्स में कुछ स्पेशल रिबेट दी जाए हम लोगों को। अदरवाइज़ तो मिलती ही है, बट महिलाओं को स्पेशल रिबेट दी जाए ताकि वो सशक्त हों और अपना घर खरीद सके। इस बार के बजट में आपकी क्या उम्मीद है? मेरी उम्मीद ये है कि मैं कामकाजी हूँ और मुझे बाकी खर्चे भी करने होते हैं, तो मर्दों के कंपैरिजन में मुझे या तो स्लैब रेट में कमी दी जाए या फिर कोई और तरह का, किसी भी तरह का रिबेट दिया जाए, क्योंकि मुझे घर और ऑफिस दोनों देखना होता है, तो वो डबल होने के नाते मुझे थोड़ा सा रिबेट तो बनता यानी है। कि आप चाहती हैं कि अभी जो एग्जिस्टिंग स्लैब है उसमें महिलाओं के लिए, जो वर्किंग वेमेन है, उनके लिए अतिरिक्त छूट दी जाए। हाँ जी, हाँ जी। ओके मैम, आप बताएं कि इस बार के बजट से आप क्या उम्मीद कर रही हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन? इस बार के बजट से मैं ये चाहती हूँ कि जो सेक्शन 64 के अंडर अगर आज की डेट में कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को कोई गिफ्ट दे रहा है तो उससे जो इनकम जनरेट होती है वो हस्बैंड की इनकम में ऐड हो जाती है, क्लब हो जाती है, इससे हस्बैंड के ऊपर काफ़ी लोड आ जाता है। तो मेरा वित्त मंत्री जी से ये रिक्वेस्ट है कि इनकम जो भी जनरेट होती है गिफ्ट से वो वाइफ की इनकम में ऐड हो, ताकि उससे जो एग्जम्पशन वाइफ को मिलता है 2.5 लाख का, ताकि वो भी टैक्स बेनिफिट ले पाए। तो ये कहा जाए कि सच्ची पतिव्रता औरत है कि ये चाहती है कि हस्बैंड पर जो टैक्स का बोझ है वो कम किया जाए, खासतौर पर जब इन्हें गिफ्ट मिले तो इनकी इनकम में उसके इंटरेस्ट को जोड़ा जाए। मैम, आप बताएं कि Please subscribe the channel and press bell icon for notification. मंत्री से आप क्या उम्मीद कर रही हैं इस बजट में? जी, मैं ये चाहती हूँ कि जो मैटरनिटी लीव होती है उसमें हम देखते हैं कि एडेड बहुत सारे एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो सिर्फ पे में सिर्फ सैलरी पे काफ़ी नहीं है। जो टैक्स डिडक्शन उस टाइम के लिए मेरे हिसाब से टैक्स डिडक्शन नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये कई सारी उम्मीदें हैं जो महिलाएं इस बार वित्त मंत्री से कर रही हैं। ये उम्मीदें और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि देश के वित्त मंत्री खुद एक महिला है। उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि जो भी इनकी एक्सपेक्टेशन है उस पर खरा उतरता हुआ दिखाई देगा आने वाला बजट। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से सरकार ने पिछले कुछ महीनों से आत्मनिर्भर भारत की मुहिम छेड़ी है, तो महिलाएं भी काफ़ी ज़्यादा आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। इसलिए हर किसी की मांग यही है कि हमें सशक्त किया जाए, हमें टैक्स में छूट दी जाए। लेकिन जैसा कि दीपाली ने हाईलाइट भी किया, मुकेश पटेल साहब, कि एक टैक्स पेयर्स ने कहा कि जो क्लबिंग के नियम हैं उसमें पति कोई हमें गिफ्ट देते हैं तो हम पर टैक्स लीजिए ना, आप पति से क्यों टैक्स लेते हैं? तो बात तो बड़ी लॉजिक दिख रही है मुकेश जी। नहीं, इसमें जैसे कहा दीपाली ने कि ये एक पतिव्रता का अप्रोच है।
एक्चुअली लक्ष्मण जी, इसके पीछे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये लॉजिक है कि अगर पति की जो कैपिटल है और उसकी इनकम है वो बहुत ज़्यादा है और वो टैक्स की अपनी लायबिलिटी कम करने के लिए अपनी वाइफ को कोई गिफ्ट दे देता है ताकि उसकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी कम हो, तो मेरे ख्याल से देखिए कानून में तो प्रावधान बहुत क्लीन है और क्लियर है कि वाइफ को गिफ्ट देते हैं तो वो वाइफ की ही लीगल ओनरशिप मानी जाएगी फॉर टैक्स पर्पसेस। अगर वाइफ मान लीजिए कि 5% के ब्रैकेट में या 20% के ब्रैकेट में और हस्बैंड 30% के ब्रैकेट में है, तो ये इनकम का डाइवर्जन होना मेरे ख्याल से इसका कोई लॉजिक नहीं बैठता है। और बहन जी को यही मैं समझाना चाहूँगा कि सेक्शन 64 जो है वो महिलाओं की पूरी सुरक्षा करता है, लेकिन ये जो टैक्स अवॉइडेंस का जो एक अप्रोच है उसको वो बैलेंस करता है, उसको प्लग करता है। तो इसके लिए मेरे हिसाब से वित्त मंत्री से कोई छेड़छाड़ की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वली साहब, इन्होंने तो साफ तौर से मांग खारिज कर दी उन महिला की, आपका क्या मानना है? आप होते वित्त मंत्री तो इस महिला की मांग पे विचार करते? जी हाँ, मेरे ख्याल जिन बहन जी ने ये सवाल किया है, जिन महिला ने किया है, उनके दिमाग में ये होगा क्योंकि उनकी जो इनकम 0 से 2.5 लाख तक टैक्सेबल नहीं होती है, तो उसका बोझ जाके तो होता क्या है लक्ष्मण, जब हस्बैंड गिफ्ट करते हैं वो कहते हैं तुमको गिफ्ट करने का फायदा क्या है, इसकी इनकम तो मेरी में जाके जुड़नी है। तो मुझे लग रहा है कहीं पति पत्नी की जब नोक झोंक होती होगी तो उसमें से ये निकल के आया इनका कि भैया वो उनका जो इनकम लोड है मेरे ऊपर आने दीजिए। जब उन्होंने एक दफे मुझे गिफ्ट कर दिया तो पैसा मेरा हो गया, अब मैं उसके लिए जिम्मेवार हूं, मैं टैक्स दूं, मैं कितना दूं। तो मुझे लग रहा है कहीं ऐसे इनकी डिमांड निकल कर आ रही है। पर मैं ये मानता हूं कि मुझे नहीं लग रहा वित्त मंत्री जी सेक्शन 64 से ज्यादा फिलहाल कोई छेड़ाखानी करेंगी। इसमें एजुकेशन लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर भी छूट मिले, ऐसी मांग की गई है कोहली साहब। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा, जैसा कि आपने सुना भी, कि बच्चों की ट्यूशन फी को 80C में शामिल ही नहीं करिए। तो ये मांग कितनी जायज दिखी? मुझे तो थोड़ी जायज दिख रही है, क्यों? जी हाँ, बिल्कुल लक्ष्मण, ये मांग मुझे बिल्कुल जायज दिखती है क्योंकि एटीई में अभी क्या है कि खाली जो ब्याज होता है वो माफ होता है। भारत में अगर किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट के लिए आप लोन ले रहे हैं पढ़ने के लिए, उसका प्रिंसिपल नहीं होता है। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. कि हाउसिंग लोन में हमने देखा कि प्रिंसिपल भी होता है। और जहां तक एटीसी की बात है लक्ष्मण, बिल्कुल एटीसी बहुत भीड़ भाड़ वाला सेक्शन है, उसमें प्रोविडेंट फंड भी है, इंश्योरेंस भी है, हाउसिंग लोन प्रिंसिपल भी है, ट्यूशन फी भी है, मकान खरीदने पे स्टैंप ड्यूटी भी है। तो मैं समझता हूं 1.5 लाख जो है वो बहुत सिमट के रह जाता है, बहुत कुछ है उसके अंदर। तो ट्यूशन फी की, क्योंकि एजुकेशन की मुहिम है, तो मुझे लग रहा है ट्यूशन फी को इसमें से बाहर करना चाहिए। मैं इन महिला की बात का पूरी तरह से समर्थन करता हूं कि ट्यूशन फी को अलग रखना चाहिए। चलिए, हम उम्मीद करेंगे कि इस महिला की मांग और आपने जो दलील दी उस दलील को सरकार तक पहुंचे और वित्त मंत्री जी जब बजट पेश करें तो शायद इस तरफ कोई बड़ा ऐलान करें। फिलहाल हम चलेंगे अहमदाबाद, जहां मनीष देसाई वहां के टैक्स पेयर्स के साथ जानेंगे उनकी बजट से क्या अपेक्षाएं हैं। लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे मनीष देसाई से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु बजट स्पेशल, जहां देश के अलग अलग शहरों से हम जान रहे हैं कि आखिर उनकी बजट से क्या उम्मीदें हैं, खास तौर से टैक्स के मोर्चे पर, और उन उम्मीदों को पूरा करना कितना मुमकिन है वित्त मंत्री के लिए, ये भी बताएंगे इसी शो में, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं 2 टैक्स एक्सपर्ट, मुकेश पटेल साहब और शरद कोहली साहब। तो अब वक्त हो चला चलने का अहमदाबाद, जहां मनीष देसाई हमारे सहयोगी वहां के टैक्स पेयर्स के साथ हैं। तो आइए देखते हैं कि मनीष देसाई जी से बातचीत में वहां के टैक्स पेयर्स ने क्या अपेक्षाएं जताई हैं। इस वक्त हम खड़े हैं अहमदाबाद के एसजी हाईवे पर। हमारे साथ कुछ लोग हैं, महिलाएं हैं, टैक्स पेयर लोग हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। इनसे जानते हैं कि आने वाले बजट में वित्त मंत्री से इनकी क्या अपेक्षा है। आप बताइए, आप क्या काम करते हैं और आप क्या चाहते हैं वित्त मंत्री से? अगर गवर्नमेंट थोड़े टैक्स स्लैब्स को रैशनलाइज करे, अपने इनकम टैक्स रेट्स को थोड़ा और कम करे, तो हमारे हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा रहेगी। इन अ वे दैट विल बूस्ट डिमांड फॉर द कंट्री, और इसी तरह से इकोनॉमी भी रिवाइव होगी। मैडम, आप क्या चाहेंगे? हाउसवाइफ्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ अलग तरह की हाउसवाइफ्स होती है। जैसे थोड़ी लोग होते हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बजट से, बट ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ पे बजट से बहुत फ़र्क पड़ता है। राशन का जो प्राइस होता है वो डिक्रीज़ हो जाए, फिर गैस प्राइजेस डिक्रीज़ हो जाए, जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा कम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हाउसवाइफ्स के लिए। इसके लिए आप सरकार से क्या चाहते हैं, किस तरह के कदम उठाए? सरकार चाहती है कि इन्फ्लेशन पे थोड़ा सा कंट्रोल रखे
और टैक्स स्लैब भी जो है अभी कोविड के चलते थोड़ा सा इंक्रीज कर दें तो सबके लिए बेनिफिशियल होगा। कुछ सीनियर सिटीजन है, आप बताइए कमल भाई आप क्या चाहते हैं? मेरा नाम कमल गांधी है, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि जो टैक्स लिमिट होती है वो 5 लाख के बजाय 7.5 लाख जो हो जावे, तो हम जैसे सिटीजन वाले को दूसरा कोई इनकम होती नहीं है, तो 7.5 लाख हो जावे तो उनको टैक्स में थोड़ा फ़ायदा हुए। वो वित्त मंत्री से मैं वही उम्मीद करता हूँ। तो जो आम आदमी की टैक्स लिमिट है और सीनियर सिटीजन की टैक्स लिमिट है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। आप बताइए, आप स्टूडेंट है, आप क्या चाहती है वित्त मंत्री से? हम चाहते हैं हम स्टूडेंट्स को जो लोन मिलता है, काफ़ी लोग हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो हायर एजुकेशन कर सके, तो इसीलिए जो लोन का रेट है वो थोड़ा कम हो जाए तो स्टूडेंट्स को लोन लेने में आसानी होगी और वो एजुकेशन आगे कंप्लीट कर पाएंगे, जिससे आगे आपको आगे जाके देश का फ़ायदा ही होगा। बिल्कुल। आप क्या चाहेगी मैडम? जी, मैं हंसा कहती हूँ, हाउस मेकर हूँ, और वो जो मैं चाहती हूँ कि सीनियर लेडीज़ होए, सीनियर सिटीज़न लेडीज़ जो होती है उसके लिए आप कुछ करें, क्योंकि कोरोना काल में ऐसे में भी हमारी जो इनकम होती है वो लिमिटेड होती है, और वो जो पेंशन का वो जो आता है वो भी लिमिट में आता है। तो अगर जो रेट कम हो जाएगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। बिल्कुल। तो जो सीनियर सिटीजन महिला है उनके लिए भी कोई पेंशन स्कीम हो, टैक्स लिमिट बढ़े, तरह तरह की उम्मीद है लोगों की। अब देखना यह है कि वित्त मंत्री इनकी उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण मांग जो हर बजट से पहले लोगों की होती है, अपेक्षा होती है कि टैक्स छूट की सीमा बढ़ जानी चाहिए, ताकि जो महंगाई से जो पॉकेट पे बोझ पड़ा है वो बोझ भी थोड़ा सा कम हो सके। चूंकि बात अहमदाबाद की है तो मुझे लगता है मुकेश पटेल जी आपसे ही शुरू करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोगों के नब्ज को आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। इनकी ये मांग तो मुझे लगता है कि आप फेवर में है कि नहीं, कि टैक्स छूट की सीमा बढ़नी चाहिए? इसमें मैं 2 बातें कहूँगा। लक्ष्मण जी, आगे भी जो दिल्ली से एक मांग उठी थी वही मांग अहमदाबाद से भी, और ख़ास तौर से जो हमारा युवा वर्ग है, स्टूडेंट्स, उन लोगों की जो एक अपेक्षा है कि हमें एजुकेशन के लिए हमें जो सपोर्ट मिलता है। आप देखिए, हम एजुकेशन के नाम से एजुकेशन सेस भी अभी तक लेते थे, तो एजुकेशन सेस तो हम सबके पास से रिकवर करते हैं, लेकिन एजुकेशन के लिए हम क्या सुविधा देते हैं, ये बड़ा एक प्रश्नार्थ चिन्ह खड़ा करता है। जो बहन जी ने बात बताई बिल्कुल सही है कि आज स्टूडेंट को आप जो एजुकेशन की लोन देते हो वो समझिए 12% के नज़दीक उसका इंटरेस्ट रेट है। आप एक्चुअली फार्मर्स को और हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी कंसेशनल रेट से लोन देते हैं, पर एजुकेशन का रेट ऑफ इंटरेस्ट ही ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो मैं ये मानता हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना चाहिए। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। ये और जो कहा गया कि केवल इंटरेस्ट क्यों, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको भी डिडक्शन दिया जाना आपने चाहिए। बहुत बड़ी बात कह दी मुकेश जी कि एजुकेशन पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। जब किसानों को सस्ते में कर्ज दिया जाता है, होम लोन के लिए सस्ते में कर्ज दिया जा रहा है, तो एजुकेशन लोन पे आप सस्ते में कर्ज क्यों नहीं दे सकते हैं, और इस एजुकेशन लोन पर टैक्स छूट क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप एजुकेशन सेस भी लेते हैं। बहुत बड़ी बात आपने मुकेश जी कही। मैं मुकेश जी की इस बात से इसलिए भी सहमत हूँ और मैं अपेक्षा भी रखूंगा बजट में, क्योंकि मुकेश जी हमसे ज़्यादा बजट के दौरान जो है सरकार के वित्त मंत्रालय के गलियारे में रहते हैं। शरद कोहली साहब, एक जो मांग उठ रही है कि इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़नी चाहिए, ये मांग तो हर बजट में उठती है। पिछली बार सरकार ने 2 रेजिम लाया, तो इस 2 रेजिम के बावजूद आपको लगता है कि सरकार ये छूट की सीमा बढ़ाने पर विचार करेगी? मुझे लक्ष्मण उम्मीद इसकी कम नजर आती है। इसलिए कम नजर आती है कि सरकार के सामने बड़ी एक असमंजस की स्थिति है इस कोरोना काल के बाद, जहां टैक्स कलेक्शंस कम हुए और जहां टैक्स पेयर्स की गिनती बढ़ाने की मुहिम है। हमने देखा कि करीब करीब 6 करोड़ के आसपास रिटर्न्स अभी फाइल हुई। तो जो ही आप इस सीमा को बढ़ाते हैं तो आप बहुत सारे टैक्स पेयर्स को ड्रॉप कर देते हैं, वो चले जाते हैं। तो मुझे लग रहा है जो टैक्स पेयर्स बढ़ाने का बेस की मुहिम है उसको ठेस लगती है इसको करने से। और लोग अगर रिटर्न फाइल करते हैं, टैक्स नहीं भी दे रहे हैं, तो कम से कम रेडार में तो रहते हैं। तो मुझे लग रहा है सरकार के सामने असमंजस ये, एक तरफ टैक्स कलेक्शन बढ़ानी है, एक तरफ लोगों की जेब पे बोझ नहीं डालना है। कहीं इन दोनों के बीच में लक्ष्मण मुझे लगता है समन्वय निकल के आएगा, पर टैक्स की सीमा बढ़ने की चांसेस मुझे
कम नजर आते हैं। हो भी सकता है 2.5 लाख से शायद 3 लाख कर दी जाए, पर चांसेस मुझे इस बार थोड़े से कम नजर आते हैं हालात को देख। मुकेश पटेल जी, आपको भी चांसेस कम नजर आ रहे हैं? मैं ये मानता हूँ, मुझे बिल्कुल उम्मीद तो है ही नहीं, पर मैं ये मानता हूँ कि ये सीमा बढ़ाने की आवश्यकता भी नहीं है। आप समझिए, जब आप आज भी तो जो ये रिबेट का प्रावधान है उसके हिसाब से 5 लाख तक जिसकी कम है आय, 5 लाख की टैक्सेबल आय से, उनको तो कोई टैक्स भरना नहीं है, और डिडक्शंस के साथ तो आप 7, 8, 9, 10 लाख तक भी इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये आवश्यक नहीं है कि आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बढ़े। आपको ज़रूरी क्या है, मेरे ख्याल से जो वित्त मंत्री को करना चाहिए, जो पहले स्लैब में 2.5 से 5 लाख पर 5% का रेट है, और सीधा 5 लाख के बाद जो ओल्ड सिस्टम में अभी भी 20%, तो देयर इज अ जंप फ्रॉम 5 to 20%। इसको मेरे ख्याल से स्मूथ करना चाहिए एक्चुअली। हालांकि हमारे टास्क फोर्स का भी यही एक इम्पॉर्टेंट मेजर रिकमेंडेशन था। तो लिमिट को वही रखिए, जैसे शरद जी ने कहा, सब रडार में रहे, पर जो आपके टैक्स के स्लैब्स हैं उसका ग्रेडेशन आप स्मूथ करिए। मुकेश पटेल जी, एक मुद्दा और जो उठाया, एक सीनियर सिटीजन थे, उन्होंने कहा कि 7.5 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स ना लगे, ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। जी, मैं मानता हूं कि सीनियर सिटीजन के लिए और इवन वर्किंग विमेन के लिए आप ये जो रिबेट हमने रखा है आमतौर से कि भी 5 लाख तक का 87A में रिबेट सबके लिए है। अगर मैं मानता हूं ये समाज के 2 वर्ग हैं, पर्टिकुलरली एक वर्किंग वुमन कि जो दोनों फ्रंट्स पर, शी इज अ होम मिनिस्टर एंड शी इज ऑल्सो अ फॉरेन मिनिस्टर, तो दोनों का जो वो काम करती है। सीनियर सिटीजन है जिसने पूरी जिंदगी टैक्स भरा है, उसको सोशल सिक्योरिटी तो आप दे नहीं सकते। ये दोनों के लिए रिबेट की जो प्रोविजन है, लक्ष्मण जी, वो हायर रख सकते हैं ताकि यू आर नॉट डिस्टर्बिंग द एंटायर सेटअप। पर ये दोनों वर्ग की जो अपेक्षा है उसको हम जरूर परिपूर्ण करें। चलिए, फिलहाल अब हम चलेंगे अगले सेगमेंट में दिल्ली, जहां रोहन सिंह वहां के टैक्स पेयर्स के साथ बातचीत कर रहे होंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि दिल्ली के टैक्स पेयर्स की जो उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों को पूरा कर पाना कितना मुमकिन है वित्त मंत्री के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु बजट स्पेशल, जहां हम देश के अलग अलग शहरों से टैक्स पेयर्स की उम्मीदें जान रहे हैं और साथ ही साथ इन उम्मीदों को पूरा करना कितना मुमकिन है ये भी बता रहे हैं आपको। हमारे साथ 2 टैक्स एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। तो अब चलते हैं दिल्ली, जहां रोहन सिंह हमारे सहयोगी टैक्स पेयर्स के साथ हैं, और जाने हैं कि वहां के टैक्स पेयर्स क्या चाहते हैं बजट से। बजट कई मायनों में खास होने वाला है, इसलिए क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान का ये पहला बजट है और टैक्स पेयर्स की, इन्वेस्टर्स की काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगी हुई हैं इस बजट में। एक आम आदमी काफ़ी उम्मीदों से देख रहा है। इस वक्त हम यहाँ दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में हैं और हमारे साथ ये सारे टैक्स पेयर्स हैं, यंगस्टर्स हैं जो कि देश की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करते हैं। इनसे पूछते हैं क्या उम्मीदें लेकर आए हैं ये इस बार। मेरी जो बेसिक उम्मीद है वो ये है कि जो मैक्सिमम हम जो आम जनता है, जो भी 2.5 लाख का स्लैब है, मैं चाहता हूँ उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया जाए, सो दैट मैक्सिमम लोग जो हैं वो उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स फाइल कर सकें। ये मेरा मानना है। तो 2.5 लाख का जो स्लैब है उसे 5 लाख तक मिनिमम रिबेट कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। स्लैब में बदलाव किया जाए, इसे ऊपर कर दिया तो ज़्यादा लोग जुड़ सकते हैं, ये इनका कहना है। लेकिन एक और बात करते हैं, अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं, आप यहाँ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट की क्या उम्मीदें हैं? किस तरह का बदलाव हो, ज़्यादा इन्वेस्टर्स को फ़ायदा हो, लोगों को फ़ायदा हो? देखिए, आज जो 3 से 4% लोग ही सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो मेरा ये मानना है गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे लोग इसमें ज़्यादा जुड़ें। जैसे एग्जांपल ये है कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर हम उसको ज़ीरो कर दें, जो कुछ साल पहले तक होता था, ये लोगों को और इंकरेज करेगा मार्केट से जुड़ने के लिए, ताकि उनका टैक्स कम हो। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेशन और बढ़े, तो ELSS को NPS की तरह, जैसे वो अलग सेगमेंट है, ELSS को उसको अलग कर देना चाहिए ATC से, ताकि लोग और जुड़े इससे, ELSS से, और उसमें इन्वेस्टमेंट करें। ये जो बजट होने वाला है उसमें एक खास बात होने वाली है कि ये कोरोना बजट होने वाला है, कोरोना पे पूरा ध्यान होने वाला है और स्वास्थ्य पे, मेडिकल पे बहुत ज़्यादा फोकस होने वाला है। ऐसे में जो मेडिकल को लेकर छूट मिलती है उसके बारे में अगर हम बात करें, क्या आपको लगता है काफ़ी है, उसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है? जी देखिए, जैसे ही कोरोना महामारी का समय है, मेडिकल खर्च लोगों का बहुत ज़्यादा रहा है, लाखों में रहा है। सो लोग पूछते हैं हमसे भी कि क्या हमें डिडक्शन मिल सकती है इसकी।
जो मौजूदा सीमा है इसकी डिडक्शन की वो है 25,000 या 50,000 वरिष्ठ नागरिक के लिए, जो कि कुछ भी नहीं है आज के दौर के हिसाब से। तो इसमें गवर्नमेंट को बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये लिमिट किसी काम की नहीं रही है आज के दौर के हिसाब से, खास तौर से कोरोना महामारी के तो तहत। मेडिकल पे जो डिडक्शन होता है वो काफ़ी नहीं है, इनका कहना है। लेकिन एक और चीज़ जिस पर लोगों की नज़र रहती है, होम बायर्स, होम लोन पे मिलने वाली जो छूट है, ये बताइए कि उसमें अगर बदलाव की बात की जाए तो किस तरह का बदलाव हो सकता है? देखिए, एक आम आदमी को घर चाहिए होता है। आज घर की कीमत बहुत ऊपर जा चुकी है और रियल एस्टेट इकोनॉमी 3 साल से नीचे जा रही है। मुझे लगता है कि जो टैक्स डिडक्शन है होम लोन में, हमारे हाउसिंग लोन में 2 लाख है, वो 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख कर दीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जेब बचेगी, आम आदमी की जेब बचेगी। उसी के साथ साथ जो रियल एस्टेट इकोनॉमी है, जो इतना नीचे चली गई है, वो भी उठेगी। तो यहाँ बिल्डर को भी फ़ायदा होगा और आम आदमी की जेब भी बच जाएगी। तो टैक्स डिडक्शन को जो हमारा होम लोन का है 2 लाख से अगर 4 लाख भी हो जाए, 5 भी हो जाए, तो बहुत हमारी जेब में फ़र्क पड़ेगा। तो होम लोन से लेकर मेडिकल के खर्च और स्टॉक मार्केट से लेकर इनकम टैक्स तक ये मांग रही है। यहाँ विश लिस्ट है यंगस्टर्स की, युवाओं की, जो चाहते हैं कि ये सारे बदलाव वित्त मंत्री आने वाले बजट में करें। तो मुझे लगता है रोहन ने जिन लोगों से बात की, उन्होंने एक उभरते हुए वर्ग की जो अपेक्षाएं हैं बजट से, युवा वर्ग की जो अपेक्षाएं हैं बजट से, वो बिल्कुल साफ तौर से हर किसी ने जाहिर कर दी है। लेकिन इसमें एक जो बात मुझे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखी वो है होम लोन पर ब्याज छूट पर सीमा बढ़नी चाहिए। दरअसल सरकार ने 3 आत्मनिर्भर पैकेज के दौरान रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कई सारे ऐलान किए हैं और होम लोन पर जो ब्याज पर छूट की सीमा लंबे समय से एक ही सीलिंग रही है। तो शरद कोहली साहब, क्या लगता है होम लोन के ब्याज पर छूट की सीमा बढ़नी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल लक्ष्मण। अगर हम इन्फ्लेशन इंडेक्स को देखें पिछले कुछ सालों का, तो घर भले ही अफोर्डेबल हाउसिंग की बात होती है, वहां 45 लाख। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन तक के जो घर हैं, पर हम ये देखें कि घरों की कीमतें बढ़ी हैं। हालांकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री ओवरऑल सफर करती रही है। तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम चाहते हैं कि वो अपना घर खरीदें और अपने सिर पर छत हो, तो मैं समझता हूं हाउसिंग लोन की जो डिडक्शन है सेक्शन 24 की, जो अभी 2 लाख रुपए है, अगर उसमें बढ़ोतरी करी जाती है तो ये बहुत प्रोत्साहन देगा घर लेने वालों को भी, घर बेचने वालों को भी। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बहुत फायदा होगा। एक मैं 80D पर जरूर टिप्पणी करना चाहूंगा लक्ष्मण। जो मेडिक्लेम का खर्चा है उसमें किसी ने अभी जिक्र किया और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब कोरोना के दौरान अस्पतालों का खर्चा लाखों में चला गया तो वहां 25,000 50,000 अब थोड़ी सी ऐसे लगता है कि वो बहुत कम रह जाती है। तो जब एक बीमारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, ऐसे में मैं समझता हूं अगर मेडिकल डिडक्शन जो 80D की है उसकी सीमा बढ़ाई जाए तो लोगों को इससे ना केवल फायदा होगा बल्कि लोगों को एक राहत मिलेगी, जो कि उनकी जेब में छेद हो रहा था। कोरोना चेकअप के लिए जा रहे थे, कोई एडमिट हो रहे थे, किसी कोई सफर कर रहा था, मुझे लग रहा है उसमें बहुत इस समय सख्त जरूरत है। बिल्कुल सख्त जरूरत है। तो एक और मुद्दा उठाया एक हमारे दर्शक ने, जो जिनसे बात की रोहन ने, वो ये कि शेयरों के मुनाफे पर जो LTCG लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, उसको खत्म करना चाहिए। मुकेश पटेल जी, आप इस मुद्दे को काफी बारीकी से अध्ययन भी किए हुए हैं पिछले दिनों जब टास्क फोर्स की रिपोर्ट आप सौंप रहे थे, तो आपका क्या विचार है? जी, मैं लक्ष्मण जी ये मानता हूं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स को जीरो नहीं करना चाहिए, इस कारण से क्योंकि जब जीरो रिजीम था तब ये प्रावधान का काफ़ी मिसयूज हुआ। जो पेनी स्टॉक वगैरह के जो केसेस उभरे, उसके कारण सरकार को ये प्रोविज़न लाना पड़ा। तो जब टैक्स होता है तो ट्रैकिंग होता है, पर मैं ये मानता हूँ, मैं इसकी जो पहलू की दूसरी बाजू है उसको मैं फुल सपोर्ट करता हूँ कि कैपिटल मार्केट को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ ठोस चीज़ें करनी चाहिए। तो मेरा एक सुझाव ये है, और शायद CNBC आवाज़ की ओर से भी ये हम रख सकते हैं, कि जैसे कई सालों पहले एक प्रोविज़न था कि मार्केट में आपका गेन होता है और वो गेन को आप और एक कोई स्टॉक या म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। माना मैं एक से दूसरे स्टॉक या एक से दूसरे फंड में जब निवेश करता हूं, मीन्स इफ आई एम रोलिंग ओवर दी स्टॉक गेन इनटू अनदर स्टॉक, तब तक उसको टैक्स नहीं करना चाहिए। जब मैं एनकैश करता हूं प्रॉफिट और घर ले जाता हूं, तभी आप उसको टैक्स करिए। जैसे हाउस में ये है, मैं एक घर बेच के दूसरा घर लेता हूं तो यू अलाउ मी दी होल रोल ओवर जिसको कहते हैं। तो अगर ये होता है तो इसमें दोनों चीजें संभल सकेगी, मिसयूज भी नहीं होगा
मार्केट को एक बढ़ावा भी मिलेगा और जो इन्वेस्टर्स आज तक पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उन लोगों को पार्टिसिपेशन का एक इंसेंटिव होगा। लक्ष्मण हाँ, तो ये थी देश के अलग अलग शहरों से टैक्स पेयर्स की आवाज जो बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हैं। चाहे दिल्ली के टैक्स पेयर्स हो या फिर अहमदाबाद के टैक्स पेयर्स हो, हर किसी की एक ही मांग है कि टैक्स छूट की सीमा बढ़े, टैक्स बचत करने के और ज्यादा साधन यहाँ पे मिले। लेकिन सरकार की चुनौतियां भी काफी ज्यादा है, जैसा कि हमारे दोनों टैक्स गुरु ने बताया। तो दोनों टैक्स गुरु, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी दर्शकों से जो भी अपेक्षाएं थी उन अपेक्षाओं पर अपनी टिप्पणी देने के लिए, और साथ ही साथ हमारे तीनों सहयोगी का शुक्रिया कि इन्होंने अलग अलग शहरों से टैक्स पेयर्स की आवाज हम तक पहुंचाई। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। अगले शो में हम आपके सवाल लेंगे और हम अपने टैक्स गुरु से उसका जवाब भी लेंगे। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। हाँ, आप अपने सवाल के साथ अपना मोबाइल नंबर और नाम बताना ना भूलें। नमस्कार। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.